यस डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज इंजीनियर एस कुमार। मैं आपके सामने यूँ तो मैं पहले भी कुछ क्लास ले चुका हूँ और हमारा यूट्यूब पर डाला हुआ भी है, लेकिन वो दैट वाज द वेरी स्टार्ट और यू कैन कॉल इट वाज ए बिगिनिंग। अब मैं पूरे सिलसिलेवार ढंग से पूरे प्लान के तहत आपको IIT JEE और नीट का कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। और जो बच्चे लोग ये मान के चलें कि जो लोग बच्चे लोग बोर्ड की तैयारी भी कर रहे हैं या बेसिक से भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये पूरा वीडियो का जो सीरीज़ आएगा ये बहुत अच्छा प्रोग्राम आपके लिए आने वाला है। मैं एक सीनियर फिजिक्स की फैकल्टी रह चुका हूँ और बच्चों की प्रॉब्लम से रूबरू जानता हूँ, उन्हें क्या दिक्कत होती है, चाहे वो कहीं पढ़ाई करते हों। बाहर पढ़ने के साथ साथ कई प्रॉब्लम उनके साथ रह जाती है। मैंने देखा है कई बच्चों को कोटा, पटना, दिल्ली बाहर से आते हैं और हम लोगों के पास आते हैं। उन लोगों की जो पढ़ाई हुई है उसमें कई चीज़ मिसिंग रहते हैं। और ये जो फिजिक्स होते हैं वास्तव में ये ना तो प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है ना तो याद करके सीखा जा सकता है। ये बेसिकली एकदम से 100% कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा रहता है तो आपकी अप्रोच अच्छा होता है। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट को बढ़िया करने के लिए मैथमेटिकल स्किल भी होना ज़रूरी होता है, जो बीच में मैं आप लोगों को पूरी तरह से बताते भी चलूँगा। अभी की स्थिति में जो आज के समय में अभी जो चल रही है, हम जो पहला आपके सामने जो क्लास लेके आऊँगा वो हमारा पार्ट बी का पोर्शंस होगा, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये पार्ट ए और पार्ट बी क्या है इसकी भी मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ। ये जो पूरी क्लास चलेगी, मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो बच्चे लोग हैं अगले साल के लिए तैयारी जो कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है वो तो बहुत करीब आ चुका है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जुलाई में होगा, जुलाई 2020 में होगा नीट का और मेंस की एग्ज़ामिनेशन IIT का। हम जो बातचीत कर रहे हैं अब से जो आज की डेट है, अगर ये देखा जाए तो आज 1 जून है और मैं पहला कैसेट आपको इस सीरीज़ का लोड करने जा रहा हूँ। तो ये प्रश्न ये उठता है कि ये कितना लंबा सीरीज होगा और इसमें मैं क्या क्या कवर कर सकता हूँ और किसके लिए कवर करने जा रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने चर्चा में पहले भी बताया था कि ये जो सीरीज़ हो रहा है ये कंप्लीट सीरीज हो रहा है। इसमें 11 के जो भी सिलेबस हैं उसको तो मैं संपूर्ण कवर करूँगा ही, लेकिन जो 12th के भी जो सिलेबस हैं उनको भी पूरा कवर कर रहा हूँ। तो 1 साल के पीरियड में 11th का पूरा पोर्शन, 12th का पूरा पोर्शन और वो पूरे अप्रोच जो होगा वो हमारा रहेगा नीट और IITs के लिए। अप्रोच का सेंस ये है कि न्यूमेरिकल पर ज़्यादा फोकस हम लोगों का रहेगा, ताकि आपको फिर किसी से हेल्प लेने की या कहीं और आपको किसी के सोर्स देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो आप 1 by 1 प्रत्येक लेक्चर में आप नोट कीजिएगा। हमारा ये जो कॉन्सेप्चुअल होगा, जो जिस पर हम लोग पूरा फोकस करेंगे, उसको 2 पार्ट में बांट देंगे। आपको बोर्ड में दिखाई देगा, मैं पहले से ही लिख के रखा हुआ हूँ। उस साइड आप अगर ध्यान से देखिएगा तो कंप्लीट प्रोग्राम है, ये प्लान है 2021 के लिए फॉर नीट एंड IIT JEE। दैट इज ए वेरी सिंपल। पार्ट ए में ले लीजिए तो नंबर ऑफ लेक्चर्स है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक वाइज दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैकेनिक्स की जो पोर्शंस है, वी विल टेक 45 lectures or 45 classes. Heat and thermodynamics, that is the second part, and of course it is the 11th part, ये भी 25 classes के हैं। Sound and wave, that is the last part of the 11th, this caters to the 25 lectures. So in total there are 90 lectures. आप देख सकते हैं कुल मिला के 90 lectures होंगे जो मैं 11th को पूरा करूँगा। इसके बाद अगर बात आती है 12th की पोर्शंस के, तो उसमें जो हम लोग का पहला पार्ट कवर जो हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से करेंगे। इसमें हम लोग 30 क्लासेस में 30 लेक्चर्स में मैं पूरा बना के देख चुका हूँ, ये 30 लेक्चर्स में पूरा हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी छोटा छोटा सिलेबस है, अप्रोच भी इसकी ईजी है, 15 क्लासेस के लिए अलॉटमेंट है। मैग्नेटिज्म ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन फिर भी AC एंड EMI इसी में इंक्लूड रहेगा और इसके लिए अलॉटेड क्लास है 30 क्लास है। ऑप्टिक्स दैट इज वेरी स्मॉल पार्ट है और बहुत ईजी पार्ट है। सो 15 क्लासेस आर मोर देन सफिशिएंट। एंड द मॉडर्न फिजिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम द एटम्स, न्यूक्लियस, एक्सरे, रेडियो एक्टिविटी एंड लास्टली जो हमारा जो लास्ट पोर्शन आएगा दैट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट, ये हम लोगों को पढ़ना है।
ये हम लोग यूज़ करेंगे और इसके लिए अलॉटेड क्लास है 20। अगर इन सभी को अगर ऐड किया जाए तो इट इज़ अबाउट 100 क्लासेस आता है 12 पार्ट बी के लिए। और पार्ट ए के लिए जिसे हम लोग 11 की पोर्शन भी कह सकते हैं, इट कम्स आउट टू बी द around 90 classes. So complete it is 190. So the maximum you can say it will be 200 lectures. So the complete series for IIT JEE will be 200. I myself will be taking all the classes. और इसमें एक खासियत आपके सामने ये रहेगी कि यहाँ पर टीचर आपको नहीं बदल रहे हैं, ना तो आपका कॉन्सेप्ट बदलेगा। कहने का तौर ये है, एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पकड़ के सिखाऊंगा उसी कॉन्सेप्ट से मैं सारे न्यूमेरिकल्स बनाते चलूँगा और उसी कॉन्सेप्ट को आप क्लैरिटी भी कीजिएगा। ऐसा कई बार होता है कि किसी एक पोर्शन के लिए किसी बड़े इंस्टीट्यूट में एक टीचर आते हैं, दूसरे पोर्शन के लिए आते हैं, एंड देयर इज ए डिफरेंस ऑफ अप्रोच। उन लोगों का डिफरेंस ऑफ अप्रोच होता है। बोथ आर करेक्ट, आई नेवर से कि उन लोगों की गलत अप्रोच होगी, बोथ आर करेक्ट, बट वंस द अप्रोच चेंजेस यू कैन जस्ट थिंक ऑफ इट, द मेथोडोलॉजी, थॉट्स इटसेल्फ चेंजेस एंड दैट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट्स। अब उनको ये लगता है कि मैं किस अप्रोच से चलूँ, हमारी जो अलग अलग अप्रोच जो सीखे हैं उसमें तो उन्हें दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पर आपकी एक रहेगा कि मेरा अप्रोच है। अब हम लोगों का ये है कि इसे सिस्टमैटिक वे में कवर किया जाए और इसका मैं दो तरफ से कवर करूँगा। एक कवरेज रहेगा पार्ट ए के तरफ से, दैट इज 11th सिलेबस को मैं कवर करूँगा, और दूसरा हमारा पार्ट रहेगा, पार्ट बी का रहेगा, जिसमें मैं 12th की सिलेबस को कवर करूँगा। तो आज का जो ये क्लास हम ले रहे हैं, जो आज आपके पास पहली बार प्रेजेंटेशन मेरे द्वारा हो रहा है, उसमें हम पार्ट बी के तरफ जाते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज़ द वेरी बिगिनिंग ऑफ द 12th क्लास। तो चलिए हम लोग एक बार शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसमें आपके पास कम से कम डाउट होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होता चला जाएगा। फोकस भी हमारा इसी बात पर रहेगा कि आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी बढ़े विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट। और ये भी हम कोशिश करेंगे कि जो भी आपका फॉर्मूला मैं अप्लाई करूँगा उसको डिराइव कर दूँ। और जब आप कंपटीशन के लिए जाते हैं, फेस करते हैं, तो आप उसका एक ब्लॉक बना लीजिएगा कि दिस इज़ द फाइनल एस्पेक्ट्स ऑफ द फॉर्मूला, और उससे आप याद कर लीजिएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास इतना समय नहीं रहता है, कंपिटिटिव एग्जाम में, कि आप डेरिवेशंस को डिराइव कीजिए एंड देन यू अप्लाई द फॉर्मूला। तो जब जब जहाँ जहाँ आएंगे आपका हो जाना चाहिए। लेकिन बिफोर अप्लाइंग दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला यू शुड हैव गेट द क्लैरिटी ऑफ हाउ इट कुड हैव डिराइव्ड। अगर आपको डेरिवेशंस आता है तो आप एप्लीकेशंस की अप्रोच को तुरंत समझ जाते हैं। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, जो आप देख सकते हैं लेक्चर 1 मेरा ये होना जा रहा है। चलिए स्टार्ट किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रो इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। तो व्हेन इलेक्ट्रिक का मतलब यहां पर हो गया चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक का हो गया पोर्शन, चार्ज हो गया ये, एंड द स्टैटिक पोर्शंस को आप आ जाइए तो दैट इज कॉल्ड रेस्ट। और दोनों को कंप्लीट सेंटेंस बना लीजिए तो इट इज ए चार्ज एट ए रेस्ट। तो ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है? चार्ज को रेस्ट पर रखा जाएगा, और अगर चार्ज मोशन में होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट हो जाएगा। तो दैट वी विल स्टडी इन ए सेपरेट चैप्टर, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद आएगा। अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज चार्ज? तो पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि व्हाट इज चार्ज। ये चार्ज है क्या? तो चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी, चार्ज इज ए physical quantity which interacts with another body. So this interactive force that could be produced by any particular physical quantity is called charged. तो ये क्या हो गया? एक इंटरैक्शन के द्वारा काम करता है चार्ज, जिसमें फोर्स प्रोड्यूस करता है। ये फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। दैट वी विल लेटर सी। तो ये चार्ज के बारे में आइडिया हो गया। नाउ हाउ ए बॉडी कुड बी चार्ज्ड, एक बॉडी को कैसे चार्ज किया जा सकता है? तो दिस इज द व्हाट इज चार्ज इज ओवर। नाउ हाउ ए बॉडी कुड बी चार्ज, वेरी सिंपल। व्हेन ए बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन, द बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड व्हेन ए बॉडी एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, द बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। So that is the methodology of charging. So in charging, there is no positive proton is being transferred. It is only the electron
is being transferred or getting to the body itself. So this is the process. So when it is a positive charge, suppose कीजिए ये एक neutral atom है, this is the neutral considered body, and when it loses electron, then it becomes positively charged. This becomes positively charged. And likewise, when a body, this is the neutral body, and when it receives electron, it becomes negatively charged. So that is the method of charging. A body could be charged by the transfer of electron. When it receives, becomes negatively charged. When it loses, becomes positively charged. The next part of the topic is what happens during the charging. Does mass change during charging? Answer is yes, mass changes. So should I say mass increases or decreases? That is a point to be noted. इस पॉइंट को जरा ध्यान दीजिए. चूंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इफ इट इज ए पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज बीइंग लॉस्ट, इलेक्ट्रॉन को खत्म किया जा रहा है, बाहर दूसरे को दिया जा रहा है, सो इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. तो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर उसमें मास में कमी आ जाएगी. सो देयर इज ए डिक्रीज इन मास बीइंग पॉजिटिवली चार्ज्ड. लाइकवाइज अगर कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज हो रहा है, इट मीन्स इट इज एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, अपने आप को ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन, और इसका मतलब उसकी मास बढ़ जाएगा. सो ड्यूरिंग चार्जिंग बी केयरफुल, मास मे इंक्रीज और डिक्रीज, could never be said. And what is the amount by which the mass increase or decrease? Is the mass of the electron transfer. अब जितना मास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा उसके हिसाब से हो जाएगा. तो देयर इज ए क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज इक्वल टू नॉर्मली 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. What is charge on electron? That is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. What is the charge on proton? This is called proton. Positive charge is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Here you can write negative, here you can write. What is the mass of a proton? MP. Very simple. 1.6726 into 10 to the power minus 27 kg. What is the mass of a neutron? That is, N stands for neutron, slightly greater than proton, 1.6749 into 10 to the power minus 27 kg. There is another example of positively charged, and this is called alpha particle. So what is the alpha particle? Alpha particle is equal to positively charged. How it is the alpha particle? Helium ion plus double ionized helium ion is called alpha particle. What is the characteristics? It has 2 protons and 2 neutrons. It has a 2 protons and 2 neutrons, alpha particle. So it is a positively charged, और इस पॉजिटिवली चार्ज में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं. और इसकी मास कितना हो जाएगा? व्हाट इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल? दैट इज द मास ऑफ 2 प्रोटॉन एंड द मास ऑफ 2 न्यूट्रॉन. मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होते हैं वो तो मैं पहले ही लिख चुका हूं. अल्फा पार्टिकल की बहुत ज़्यादा यूज आएगी आपको, इसलिए आपको अभी से ही जान जाना है इसके बारे में. तो ये पार्ट तो मैंने आराम से ओवर कर दिया. अब हम लोग दूसरी पार्ट पे आते हैं कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन हमारे लिए हो गया, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज, मतलब प्रॉपर्टी चार्ज के क्या हो सकते हैं, इनके बारे में फोकस हमारा अब रहेगा. चार्ज की प्रॉपर्टी क्या हो सकते हैं, जरा इस पर गौर कीजिए. सबसे पहले क्वेश्चंस का आपका हेडलाइंस में आ गया, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. पहला, लाइक चार्जेज रिपेल. Like charges repel and unlike charges attract. That is, mathematically इसे हम लोग लिखना चाहें, when the product of the 2 charges is greater than 0, it is always repulsive. कैसे, ध्यान से देखिए.
अगर ये Q1 है और ये Q2 है और दोनों पॉजिटिव है, इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और अगर दूसरा टर्म्स में लीजिए, ये भी Q1 है और ये Q2 है और ये दोनों निगेटिव चार्ज है, तो ये भी लाइक चार्जेज हो गए। ये दोनों ही को हम लोग कहते हैं लाइक चार्जेस। दिस इज लाइक चार्जेस। इस लाइक चार्जेस में क्या होगा? रिपल्सन। आप देख सकते हैं एरो को बाहर की ओर जा रहा है, ये भी रिपल्सन हो गया। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। नाउ सेकेंड टाइप लीजिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस इज लेस देन 0, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। सेकेंड पार्ट हो गया, इट इज अट्रैक्टिव। This is the attractive case. What is the meaning of attractive here? This is the same. If it is a positive and it is a negative, either may be positive or negative, but one should be positive and another should be negative. It is always the attractive force. So this is the meaning. Like charges repel and unlike charges attract. Second point हो गया। आप जरा इसे भी देखिए, second point में क्या हो सकता है? Charges has additive nature. Charges has additive nature like a scalar quantity। ये एक छोटा सा बात हो गया। स्केलर क्वांटिटी में जैसे हम लोग बिहेव करते हैं उसी तरह से बिहेव करना है। जैसे क्या मतलब हो गया कि सपोज कीजिए इसमें 10 माइक्रोकूलम चार्ज है और हमने इसमें -5 माइक्रोकूलम चार्ज दिए। व्हाट इज द टोटल चार्ज? मतलब किसी न्यूट्रल के ऊपर आपने 2 चार्ज दिया, 10 माइक्रोकूलम पॉजिटिव एंड -5 माइक्रोकूलम नेगेटिव। व्हाट इज द नेट टोटल चार्ज और नेट चार्ज? दैट इज सो सिंपल, अलजेब्रिक एडिशन, स्केलर एडिशन, 10 - 5 + 5 माइक्रोकूलम। सो हियर द चार्ज बिकम, दिस इज कॉल्ड द एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट इज, इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं देखूं, आपके सामने आता जाएगा। Charge is quantized. Charge is quantized. That is quantization of charges. Quantization of charge. इसका मतलब ये हो गया कि टोटल चार्ज Q नेट चार्ज जो होगा that is equal to plus minus n into E, where E is the charge of electron, n क्या है? in integer, ये integer है, और आपके पास E क्या है? चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छा। कहने का मतलब हो गया, what is the minimum possible charge? What is the minimum? अरे भाई, मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है एन का? 0 नहीं लेंगे तब तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 लेंगे तो दैट इज 1e। सो द मिनिमम पॉसिबल चार्ज इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन एंड ऑब्वियसली 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसकी वैल्यूज कितनी हो गई? 1.6 इंटू। तो अगर हम ये कहते हैं कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है वो मिनिमम कितना हो सकता है, तो दिस इज द मिनिमम चार्ज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि एन जब भी होगा तो ये एक देख सकते हैं इंटीजर होगा, +-1 +-2 +-3, इसमें से कोई भी हो सकता है। एन कैन नेवर बी फ्रैक्शन, एन कैन नेवर बी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। जैसे एन को आप कभी नहीं लिखिएगा e/3, एन को मतलब ऐसे ले लीजिए, 1/3 नहीं लिख सकते हैं। यू कैन नेवर राइट 1.5 लाइक दैट, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो ये बात को ध्यान देंगे कि इट इज ए इंटीग्रल हो गया। इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल भी बना लीजिए। हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप इसकी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ देख लीजिए। व्हाट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इफ ए बॉडी इज 1 कूलम चार्ज्ड। अगर कोई बॉडी 1 कूलम चार्ज हुआ और वो भी पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज हुआ है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को लूज किया है या इलेक्ट्रॉन गेन किया है?
आप आराम से समझ सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा। तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट कितना हो सकता है, दैट इज सिंपल। आपके पास यहां दिया हुआ कितना, चार्ज की वैल्यू कितना है 1 कूलम, तो 1 कूलम। एन की वैल्यूज आपको निकालना है दैट ऑफ कोर्स, और ई की वैल्यू फिक्स है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो व्हाट इज एन, 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻, ऊपर में आ जाएगा तो 19 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 10 divided by 1.6 into 10⁻18. This is 6.25 into 10⁻18 electrons. तो इसका सिंपल आंसर क्या हो गया कि अगर कोई बॉडी 1 कूलम चार्ज होता है तो उसको कितना इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यहां पर एक संदर्भ की बात और भी है कि उसकी मास कितना कम हो जाएगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन आया है एक इलेक्ट्रॉन के मास से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट मच ऑफ ए मास इज लॉस्ट बाय द बॉडी। गेट क्लियर कॉन्सेप्ट। तो यहां पर भी आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फोकस होता है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के ऊपर, और वो प्रॉपर्टी अब हमारे आने वाला है दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वेरी सिंपल, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगला जो 4th पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन का मतलब क्या हो गया कि ना तो भाई चार्ज का निर्माण हो सकता है ना चार्ज का विनाश हो सकता है। किसके लिए? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसका आंसर क्या होगा, for an isolated system charge can neither created or destroyed. Net charge remains same. Net charge remain सेम। स्पष्ट हो गया। आप देखिए, सपोज कीजिए कोई आइसोलेटेड सिस्टम, ये बॉक्स ले लीजिए, ये आपका बॉक्स है, दैट इज आई कॉल इट ए आइसोलेटेड सिस्टम। इस आइसोलेटेड सिस्टम में आप जरा ध्यान से देखो, मैंने इसके ऊपर +Q1 चार्ज दिया और इसके ऊपर +Q2 चार्ज दिया। लेट अस सपोज दीज आर 2 स्फीयर्स A and B हैविंग Q1 and Q2 चार्ज। बिफोर टचिंग है, हमने इसे A और B को अभी टच नहीं किया है। अब क्या किए, बहुत सिंपल, हमने दोनों को बॉक्स में हिला दिया। एक दूसरे से टच में आने के बाद नाउ देयर इज ए डिफरेंट चार्जेस ऑन एज। अब ये हो गया Q1 डैश एंड Q2 डैश। बॉडी सेम नेम से, ये A है और B है। अब किसके पास हो गया, इसके पास पहले कितना था नेट चार्ज, अभी इसका नेट चार्ज कितना था शुरुआती में बिफोर टचिंग, Q1 + Q2। अभी इसकी नेट चार्जिंग क्या है, दैट इज Q1 डैश + Q2 डैश। कहने का मतलब क्या कहता, फ्रॉम कंजर्वेशंस के हिसाब से, कंजर्वेशंस के हिसाब से ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल, Q1 + Q2 मस्ट बी इक्वल टू Q1 डैश + Q2 डैश। कितना अच्छा से समझ में आ गया। मतलब क्या होता है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये बॉक्स क्या हो गया, इससे बाहर चार्ज जाना नहीं है और बाहर से चार्ज को आना नहीं है। उस विषम परिस्थिति में दोनों की चार्ज बराबर होगी। और एक लास्ट पॉइंट भी, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लें कि द वैल्यूज ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज वेदर इट इज एट रेस्ट और मोशन। क्या मैंने बोला कि द वैल्यूज ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज वेदर देर इज ए रेस्ट और मोशन ऑफ चार्ज। मतलब 5th पॉइंट के लिए ले लीजिए, वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, वैल्यूज का मतलब मैग्नीट्यूड से है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन मोशन, रिमेन कांस्टेंट। ये बहुत सिंपल सी बात आ गई। और एक 5th पॉइंट और ले लीजिए, 6th में नॉर्मल वे में ले लीजिए, चार्ज व्हेन चार्ज एट रेस्ट, अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो इससे एक बाहर की ओर आइडेंटिटी निकलती है, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन अभी आप यहां पर
पॉइंट आउट कर लीजिए। इसके हम लोग सिंबल कहते हैं कैपिटल ई, वेक्टर क्वांटिटी। तो जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्वतः निकलता रहेगा। व्हेन चार्ज इज एट मोशन, व्हेन चार्ज इज मोशन, कैसा मोशन, क्या एक्सीलरेटेड या यूनिफॉर्म, तो वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म। देन बोथ इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, मतलब दोनों फील्ड प्रोड्यूस होंगे। किसके केस के लिए कह रहा, आप ऐसे आराम से देखो, सपोज कर लो इससे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा, दिस इज अ कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर में फ्लो इलेक्ट्रॉन का कर रहा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों तरह क्या आ जाएगा, ये आपके पास केवल इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर रहा है इसमें, सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है इसमें, तो इसके पास कौन कौन से आ जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड को बी कहते हैं। तो बोथ टाइप्स ऑफ फील्ड्स आर प्रोड्यूस, ई एंड बी बोथ प्रोड्यूस होता है। और तीसरा और लास्ट में आ सकता है व्हेन चार्ज इज एक्सीलरेटेड, व्हेन चार्ज इज एक्सीलरेटेड मतलब चार्ज का वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज करता हो, चाहे मैग्नीट्यूड से करे या डायरेक्शन से करे, उस केस में क्या हो जाएगा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस मैग्नेटिक फील्ड B प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस। वेरी फाइन। तो इसमें आपने देखा तीनों चीज निकलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से सिंबल है, बी से मैग्नेटिक फील्ड है, और एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगा जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसके लिए एक अनदर चैप्टर अलॉट है हमारे पास। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज। नेक्स्ट हम लोगों के पास है कि व्हाट इज कूलम्स लॉ, कौन सी लॉ है जो चार्ज को गवर्न करता है, एंड दैट लॉ इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। लेकिन हम उस लॉ को पढ़ने के पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल में और चले जाते हैं कि हाउ ए बॉडी कुड बी चार्ज। तो अगला हमारे पास जो टॉपिक कंसर्न्स आते हैं उसके ये क्वेश्चंस हैं, हाउ ए बॉडी कुड बी चार्ज्ड, एक बॉडी को कैसे चार्ज किया जा सकता है, क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो डिफरेंट मेथड्स, आंसर्स में आ गया डिफरेंट मेथड्स। नंबर 1 पहला मेथड बहुत इजी, बाय रबिंग। बाय रबिंग का सेंस है बाय फ्रिक्शन। जैसे आप किसी ग्लास की रॉड को ले लो या इबोनाइट रॉड को ले लो और उसे सिल्क के कपड़े से रगड़ो, क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रॉड का रहेगा उसकी टेंडेंसी क्या होगी, एनर्जी पाने के बाद वो रिलीज हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, एंड इट गोज टू द क्लॉथ। सो व्हाट विल हैपन, ग्लास रॉड विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द सिल्क क्लॉथ विल बी निगेटिवली चार्ज। तो बाय रबिंग का मेथड क्या हो गया कि फ्रिक्शन के द्वारा होगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, एक ग्लास रॉड को ले लो, या आप देखो ग्लास रॉड है, इसको हमने सिल्क के कपड़े से रगड़ा तो इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड सिल्क क्लॉथ दिस बिकम्स निगेटिवली चार्ज। जब हमने इसे रगड़ा आफ्टर रबिंग, ये क्या है, ग्लास रॉड है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गया। आपने रगड़ा तो इस पे देखा कि ग्लास रॉड हो गया पॉजिटिव ये, लेकिन दोनों का नेट चार्ज कितना होगा, जितना ये पॉजिटिव होगा उतना ही ये निगेटिव। ऐसा क्यों सेंस से होगा, अरे भाई इसी से इलेक्ट्रॉन तो उसमें गया है, तो जितना ये लूज किया उतना गेन किया, इसीलिए दोनों का चार्ज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो गया। ये उतना पॉजिटिव हुआ उतना निगेटिव हुआ, मतलब हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दिया। तो ध्यान से देखिए, पूरे प्रोसेस में चार्ज को जनरेट नहीं किया जाता है, इट इज ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, या वन बॉडी टू अनदर हो गया। दूसरा हो गया, इसको भी जरा सा ध्यान से देख लीजिए, बाय कॉन्टैक्ट। बाय कॉन्टैक्ट, अब ये क्या प्रोसेस है, ये देखिए, सपोज कीजिए ये न्यूट्रल बॉडी है, दिस इज ए न्यूट्रल बॉडी है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब कौन सा सरफेस का बना हुआ, इट इज ए मेटल है, कंडक्टिंग बॉडी, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। अब आप एक काम कीजिए, एक रॉड को लाइए और इसे टच करा दीजिए, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड,
और ये पहले से क्या था, न्यूट्रल था। अब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे भाई इसकी पॉजिटिव चार्ज कुछ उसमें चला जाएगा, तो आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, इसके पास कुछ नेगेटिव चार्ज कम जाएगा, एंड दैट मच ऑफ द पॉजिटिव चार्ज गोज टू इट। जितना इसमें कमा उसमें उतना बढ़ा, तो दैट इज द मेथड बाय कांटेक्ट। हमने इसको इससे कांटेक्ट कराया, क्या फर्क पड़ा, ये जो पहले से न्यूट्रल था पॉजिटिव, और इसके पास जो था वो तो था ही, लेकिन नेट चार्ज अभी भी इसका सेम होगा। तो दिस इज कॉल्ड सेकंड मेथड ऑफ चार्जिंग। तीसरा मेथड वो भी बहुत आसान है, लेट अस हैव एन लुक एट दैट, उसको भी हम लोग जरा देखा, ध्यान से समझ लें। उस मेथड को हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन से कैसे चार्ज हो सकता है, तो थर्ड मेथड जो हमारे पास आ गया, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन, इसमें क्या हो गया, बहुत सिंपल सी बात है, कैसे हो गया आप ये देखो। सपोज कर लो ये एक कंडक्टिंग बॉडी है, वंस अगेन दिस इज ए कंडक्टर, वेरी फाइन, एंड दिस इज ऑल्सो न्यूट्रल ऑल्सो, ये न्यूट्रल है, ये स्टैंड हो गया इसके ऊपर। आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, आपके पास एक निगेटिवली चार्ज लेते हैं आप, दिस इज निगेटिवली, ठीक है। अब कंडक्टर है, इट हैज ए फ्री इलेक्ट्रॉन, इट हैज ए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि बाउंड है, फ्री है, एक दूसरे से कहीं भी जा सकते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन की यहां पर मतलब निगेटिवली चार्ज की कंसंट्रेशन हुई, तो सारा इलेक्ट्रॉन्स किधर जमा हो जाएगा, बाहर में आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। तो देयर इज ए एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयर इज ए डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस जगह पर क्या हो जाएगा, डिफिशिएंसी। लेकिन नेट चार्ज कितना रहेगा, दोनों का सेम रहेगा। ये नेट कितना है, न्यूट्रल अभी भी है, तो अभी भी दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि इससे इसमें ट्रांसफर नहीं हुआ है, माइंड इट, नो ट्रांसफर है। ये कैसा मेथड से हो रहा है, इंडक्शन। क्या इंडक्शन का मतलब होता है, आपने एक रॉड को लाया जो निगेटिवली चार्ज है, ये किसी कंडक्टर के पास लाया, ये पॉजिटिव कैसे हो गया, पॉजिटिव पहले से ही था यहां पर प्रोटॉन्स, तो हुआ क्या कि इसके कुछ इलेक्ट्रॉन उधर चले गए, क्यों चले गए, क्योंकि इसके पास निगेटिव है, तो उसके कारण रिपल्सन हुआ, उधर चले गए, और यहां पर देयर इज ए कंसंट्रेशंस ऑफ मोर एंड मोर प्रोटॉन्स, इसलिए ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये निगेटिवली चार्ज हो गया। दिस, अब क्या करें, इसको तो हमको करना क्या है, हम चाहते हैं कि टू बिकम पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या बनाना चाहते हैं, टू मेक इट पॉजिटिव चार्ज। चलिए कोई बात नहीं, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको जरा फिर से एक बार देखें, आप फिर से देख लो इसे, भैया क्या था, ये निगेटिव चार्ज था, ये वही स्फीयर है, ये वही केस है, सब कुछ ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसको रहने दो, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। और यहां पर क्या करो, आप एक अर्थिंग लगा दो, दैट इज कॉल्ड अर्थिंग। अर्थ कंडक्टर से जोड़ दिया, अर्थिंग क्या करेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, द इलेक्ट्रॉन गोज टू द ग्राउंड, खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, तीसरा बार में कीजिए, इस रॉड को भी हटा दीजिए, इस रॉड को भी हटा दीजिए और अर्थिंग को भी रिलीज कर दिए, तो थर्ड केस क्या हो गया, रॉड इज नो मोर एंड अर्थिंग इज ऑल्सो नो मोर कनेक्टेड। तो अब ये क्या बनेगा, अब ये पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपल्सन लगेगा और सब दूर दूर तक चले जाएंगे, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो डिस्टेंस पकड़े, एंड दिस वे इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि आप अगर निगेटिवली रॉड लाते हैं तो किसी स्फीयर को, जो मेटेलिक स्फीयर है, आप उसे पॉजिटिव चार्ज में बना सकते हैं। कैन यू हैव निगेटिव बना सकते थे आप इसे, जैसे मैंने इसे पॉजिटिव बनाया। आप जरा इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल टू, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा, इसको जरा हम लोग जल्दी से समझ लें। आप इस समय पॉजिटिव लाते हैं, क्या होगा, सपोज कर लो आपने पॉजिटिव लाया, क्या होगा, ऑब्वियसली क्या, अब की बार आप इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे, तो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पर डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया है, यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, तो डिफिशिएंसी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स की हो गई, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हो गया। चलिए आपको बनाना क्या है, टू मेक निगेटिव, आपको निगेटिव बनाना, क्या कीजिएगा, एक अर्थिंग लगा दीजिए। देखिए फिर से अर्थिंग लगा दिए, क्या करेगा, क्या ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा, अरे नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन थोड़ी जाएगा, तो क्या करेगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सी दिस, और इसे न्यूट्रलाइज करेगा। अब ये न्यूट्रलाइज हो गया तो पॉजिटिव खत्म हो गया, बच क्या गया, निगेटिव। अब जब सबको आप हटा लेते हैं तो ये क्या बनेगा, निगेटिव। किसको किसको हटा लिए बाबू, आपने इस रॉड को हटा लिया और अर्थिंग को रिलीज कर दिया, तो दिस बिकम्स निगेटिवली चार्ज। ये ए है और ये भी ए है, तो दिस वे आपने एक न्यूट्रल, ये पहले से क्या था, दैट वाज ए न्यूट्रल, तो एक न्यूट्रल को निगेटिव बना लिए, यहां पर इसी न्यूट्रल को आपने पॉजिटिव बना लिया। किस मेथड से बना लिया, बाय इंडक्शन। इंडक्शन और कांटेक्ट में क्या अंतर है, कांटेक्ट में टच करता है और इंडक्शन में क्लोज टू द बॉडी आता है, दैट इज द पर्पस। तो इस तरह से हमने डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग कर लिए। एक छोटा सा एग्जांपल है, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल है, आप जरा इसे समझिए और एक्सप्लेन भी कीजिए।
क्योंकि आपका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अभी शुरुआत के दौर पर इसलिए लग रहा होगा कि इट अपीयर्स टू बी वेरी इजी, लेकिन ऐसी बात है कि आगे आपको मैथमेटिकल अप्रोच में ये कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ी ही देर के बाद हो सकता है अगले क्लास में चला जाए, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप एक सिंपल सी क्वेश्चन को देखिए, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। देयर आर 3 कंडक्टिंग स्फीयर क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे से क्लोज में है। कंडक्टिंग स्फीयर है, माइंड इट, दे ऑल आर कंडक्टिव एज आई गिव ABC कंडक्टर्स है, दे ऑल आर कंडक्टर्स एंड न्यूट्रल। कंडक्टर्स भी हैं और वास्तव में क्या है, दे ऑल आर न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। नाउ वी डू वन थिंग, हमने एक रॉड को लाया, यू सी दिस इज द रॉड एंड दिस रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब आपको इसमें क्या बताना है कि इसके ऊपर चार्जिंग कैसा होगा और किसके द्वारा होगा, बाय इंडक्शन के द्वारा होगा। कैसा होगा, सो सिंपल। कैसे सिंपल, आप इसे जरा तो देखिए, यहां पर निगेटिवली चार्ज आ जाएगा, वेरी गुड। और तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली। अब ये पॉजिटिव है तो निगेटिव यहां पर आ जाएगा, क्योंकि ये उसको अट्रैक्ट करेगा, और यहां पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, यहां पर क्या करेगा, निगेटिव हो जाएगा, एंड देयर इज ए डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस बिकॉज ऑफ दिस रॉड चार्ज। अब हमने क्वेश्चन किया, दिस इज द क्वेश्चन कि ABC और रॉड में कौन किसको अट्रैक्ट करता है। फिर से देखिए, ये रॉड ABC में क्या रॉड A को अट्रैक्ट करेगा, क्या रॉड B को अट्रैक्ट करेगा, क्या रॉड C को अट्रैक्ट करेगा, या आपस में दे ऑल हैव द इंटरैक्टिव फोर्स एंड दैट इंटरैक्टिव फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स। तो जरा से इसको देखिए, ये पॉजिटिव निगेटिव है, यहां पर अट्रैक्ट करेगा, और यही पॉजिटिव और ये पॉजिटिव दूर है, दूर के कारण कम हो जाएगा, इसलिए इसका नेचर क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव। आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे को खींचेगा। इसे और इसे देखा जाए तो क्या होगा, ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको अट्रैक्टिव है, और ये वाला दूर करने की कोशिश करेगा। नजदीक होने के कारण ये डोमिनेट कर जाएगा। ये इसको देखिए, पॉजिटिव निगेटिव है, ये भी क्या करेगा, अट्रैक्टिव है, मतलब अट्रैक्टेड एवरीवेयर। आपने क्या देखा कि हर जगह तो अट्रैक्टिव ही हो रहा है, अट्रैक्टिव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ देम इज अट्रैक्टिव पेयर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल अट्रैक्ट ईच अदर, ऑल अट्रैक्ट ईच अदर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये भी जरा सा आप देखिए ध्यान से, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। इसमें क्या आपको बताएंगे, इंडक्शंस का यूज करेंगे इंड्यूस चार्ज का। जैसे एक आप पॉजिटिवली चार्ज कॉम को ले आइए, कंघी, और उसको आप पीस ऑफ पेपर के सामान रखिए, ऐसे ले लीजिए। मान लीजिए आपने एक कंघी ले आया, हमने इनलार्ज कंघी को शो कर रहे हैं, एंड दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, और इस पे एक प्लेन पेपर को ले आइए, प्लेन पेपर। आप ये देख सकते हैं, दिस इज अ प्लेन पेपर। क्या होगा, क्या होगा, क्या इसे अट्रैक्ट कर सकता है, इट इज ए न्यूट्रल है। आपका आंसर होगा कैसे करेगा, पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रल है, नहीं करेगा, लेकिन करेगा। कैसे करेगा, ये पॉजिटिव है, इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा, यहां पर निगेटिव हो जाएगा। हालांकि ये अंदर की ओर ही रहेगा, तो इसलिए अंदर दीजिए, यहां पर ये अंदर की ओर गया, और बाहर में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इंडक्शन के कारण क्या हो गया, बाय इंडक्शन। किस मेथड से हो रहा है, बाय इंडक्शन से हो रहा है। इंडक्शन का मतलब इंड्यूस चार्ज हो गया। क्लोजर फेस के बाद अपोजिट हो गया, और दूर वाला पर सेम हो गया। ये दोनों नजदीक है, इसलिए क्या करेगा, इसको पकड़कर खींचेगा, और ये वाला क्या करेगा, इसको खींचेगा, और ये वाला रिपेल करेगा। इस दोनों में कौन ज़्यादा होगा, F1 ज़्यादा होगा या F2 होगा। F1 नज़दीक होने के कारण, निगेटिव नज़दीक होने के कारण F1 इज ग्रेटर देन F2, और नेचर क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन एक बन सकता है, कैन ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अनदर न्यूट्रल बॉडी। आंसर इज यस, एग्जाम्पल इज बिफोर यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा इसके बाद आता है कूलम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां से आता है कूलम्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या बताते हैं कि लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस। हियर इट इज ए पॉइंट चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज r, सेंटर टू सेंटर। दिस इज पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है, रेडियस इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू द सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट चार्जेस। ये भी पॉइंट चार्ज है। लेट अस कंसीडर इट इज ए Q1 positive charge and it is another Q2 positive charge. Then Coulomb's law, what it says, number one, it says interactive force F is directly proportional to product of the charges. First, what second says,
The interactive force, that is a repulsive force, is inversely proportional to square of the separation distance between them. इन दोनों को जब क्लोजली लिंक किया जाएगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा k q1 q2 by r square. This k is called Coulomb's constant. और इसकी वैल्यू क्या होती है? इट हैज ए कांस्टेंट वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. दिस एप्सिलॉन को हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट इट हैज ए कांस्टेंट वैल्यू. इसकी वैल्यू कितना होता है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12. इसकी यूनिट क्या हो जाएगा वो मैं लिख देता हूं. पहले आप इसको जरा सा चेक कर लीजिए. के का यूनिट क्या हो जाएगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ के? न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड कूलम स्क्वायर. एंड द रेसिप्रोकल इसका आ जाएगा तो ये क्या हो गया? कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर. व्हाट इज दिस वैल्यू? के का जो ये वैल्यू होता है ये भी फिक्स वैल्यू. इसकी भी क्या वैल्यू ले लेंगे? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर. तो के दैट इज ए कूलम कांस्टेंट की वैल्यूज को हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 SI यूनिट. तो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग है. दिस इज ऑल अबाउट द कूलम्स लॉ. नाउ व्हेन कूलम्स लॉ इज अप्लाइड, इसके लिए क्या कोई शर्तें भी हैं? यस हैं. उसीलिए हम लोग कहा कि व्हेन इट इज अप्लाइड. तो चार्जेस का नेचर क्या होना चाहिए? पॉइंट चार्ज. पहला नेचर क्या होना चाहिए? पॉइंट चार्ज के लिए. और दूसरा क्या है इसके लिए? कूलम्स का जो बेसिक रूल है वो किसके लिए है? वैक्यूम के लिए. अंडर व्हाट कंडीशंस कूलम्स लॉ इज अप्लाइड? तो बहुत आसानी से हम लोग ये समझ सकते हैं कूलम्स लॉ कब हो सकता है? व्हेन बोथ आर पॉइंट चार्जेस. उसकी कोई बड़ा साइज नहीं होना चाहिए. जैसे कोई अगर बड़ा सा स्फेयर है तो ये नहीं हो सकता है. और दूसरा है कि ये नॉर्मली वैक्यूम के लिए लिया गया है. लेकिन व्हाट हैपेंस जब कोई दूसरा मीडियम वैक्यूम को रिप्लेस कर देता है? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो नाउ देयर इज ए कंडीशंस. व्हाट हैपेंस टू द कूलम्स लॉ? व्हाट हैपेंस टू द कूलम्स लॉ व्हेन मीडियम इज इंसर्टेड बिटवीन द चार्जेस? जैसे आप ये देखो. Now let us suppose this is a point charge Q1 and Q2 as usual, जो मैंने पहले दे रखा था Q1 and Q2, and there is medium here. So in between the two charges there exists a medium. अब ये मीडियम होगी तो मीडियम की अपनी परमिटिविटी होगी. तो E लिखेंगे. That is called permittivity of the medium. उस मीडियम की परमिटिविटी उसे म्यू कर दिया. नाउ व्हाट इज द फोर्स? अब क्या लगेगा? फोर्स एफ डैश कर लिए. पहले वाला में वैक्यूम में एफ ले रहे थे, अब कर दिए एफ डैश. तो ये एफ डैश कितना लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखे, आप लिखिएगा केवल एप्सिलॉन. किसकी एप्सिलॉन? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. और दोनों का प्रोडक्ट तो होगा ही, Q1 Q2, और डिस्टेंस का रेसिप्रोकल का स्क्वायर होगा. दैट इज द चेंज्ड. अब यहां पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डैश इक्वल टू Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू के. ऐसे थोड़ा सा लिख लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा. एप्सिलॉन इज इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट. एक के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो गया एंड आर स्क्वायर. व्हाट इज दिस के? दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. परमिटिविटी ऑफ मीडियम. अब एप्सिलॉन नॉट तो हम पहले से ही जानते हैं. परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. नाउ के का वैल्यू के बारे में क्या होगा? इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. के इज इक्वल टू 1 फॉर वैक्यूम. ये वैक्यूम में हो सकता है और एयर के लिए भी हो सकता है. एंड के इज ऑलवेज ग्रेटर देन फॉर एनी मीडियम. लेकिन यहां पर एक स्पेसिफिक बात को याद रख लेंगे. के फॉर वाटर जो होते हैं नॉर्मली दिस इज 81, एंड के फॉर मेटल या कंडक्टर के जो होंगे दैट इज इंफिनिटी. अब यहां पर बात आ जाइए. जब ये वैक्यूम में था तब कितना फोर्स लगता? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. ये कब का था? वैक्यूम का था.
अब हमने यहां पर किसके लिए दिया, मीडियम में, तो दोनों में अंतर क्या हो गया आप देख सकते हैं, एफ डैश इक्वल टू Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर दैट इज एफ बाई के, तो के टाइम्स आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स बढ़ा या घटा। फाइनली अगर आपसे पूछें कि क्या भैया फोर्स बढ़ गया है या घट गया है जब हम किसी मीडियम को इंसर्ट करते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, फोर्स डिक्रीजेस, फोर्स ऑफ इंटरएक्टिव या इंटरैक्शन डिक्रीज्ड बाय के टाइम्स। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके पास कर गया कि जब भी आप मीडियम को देंगे तो के टाइम्स घट जाएगा। जरा सोचिए व्हाट हैपेंस अगर हमने कोई मेटल को डाल देंगे तो क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन देखिए, कंपिटिटिव क्वेश्चन यहां से निकल रहा है कि आपने अगर किसी मेटल को डाल दिया दो चार्जों के बीच में, अब क्या होगा, तो एफ डैश इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई इंफिनिटी, के का वैल्यू तो इंफिनिटी हो जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी कंडक्टर को अगर डाल दिया जाता है दो चार्ज के बीच में तो उसके इंटरैक्टिव फोर्स जीरो हो जाते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब हम लोग इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि हाउ कैन वी डिफाइन के को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट। के का वैल्यू क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहते हैं हम लोग, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो इसको हम लोग थोड़ा सा यहां पर चेंज कर लें, दैट इज एप्सिलॉन। के क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के का वैल्यू को याद रखेंगे, कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया ऑफ द मीडियम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक और भी नाम देते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। इसका एक और नेम हो सकता है ई आर, तो दैट इज के इज ऑल्सो इक्वल टू ई आर। तो के को कैसे डिफाइन करें अगर हम लोग की बात कहा जाए तो यहां पर के को लेते आइए और तब आपके पास क्या हो जाएगा, एफ डिवाइडेड बाई एफ, यहां से देख सकते हैं। दूसरा हम लोग कैसे के को डिवाइड कर सकते हैं, के का यहां से आप आइए, तो हमने एक बार लिखा था एप्सिलॉन इक्वल टू क्या लिखे थे, के इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये भी लिखे थे। तो व्हाट इज के का एक और भी फोर्स आ गया, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। दो फॉर्मूलाज आपके पास यहां पर आता हुआ, दोनों पर गौर कीजिए। हाउ कैन बी द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम डिफाइंड, तो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम to permittivity of vacuum। और हाँ, दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन द मीडियम इज ऑल्सो इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के या रिलेटिव परमिटिविटी ई आर। दिस इज द रिलेशनशिप, ये दोनों के बीच का रिलेशनशिप याद रखिए। और अगर हम लोग के जगह पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के जगह पर ई आर इंटू ई नॉट भी लिख सकते हैं। सो व्हाट इज, मान लीजिए आपसे परीक्षा में पूछता व्हाट इज रिलेटिव ई आर, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, दिस इज ई डिवाइडेड बाई ई नॉट। जो सेम चीज है के और इसमें क्या है, ई आर और के में तो कोई फर्क है नहीं, तो ये दोनों को एक ही में हम लोग करेंगे। ई आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस तरह से हमने एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट पर अब हम लोग फोकस करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग कवर करते हैं। इसके ऊपर हम लोग छोटा सा न्यूमेरिकल पॉइंट सब देखते हैं कि इसका कैसे एप्लीकेशंस करते हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चंस को अप्लाई करने के पहले एक थोड़ा सा हम लोग और देख लें, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये क्या कहता है, आप जरा समझने की कोशिश करो। सपोज कर लो यहां पर कोई एक चार्ज है Q नॉट, बेहतर आपके पास कई चार्ज हैं, यहां पर एक Q1 है, यहां पर एक Q2 है, एंड लेट अस सपोज देयर आर Qn चार्ज तक है।
ये और ये चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरैक्ट करेगा, इधर चला गया। ये और ये चार्ज क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा, इधर चला गया। ये और ये क्या करेगा, इफ दे ऑल आर पॉजिटिव, इसको भी इंटरैक्ट करेगा, इधर चला गया। मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए गिवन चार्ज ड्यू टू ए कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस, तो क्या जवाब देंगे, दैट इज इक्वल टू, यहां पर मान लीजिए कि इस फोर्स का नाम F1 दे दिए, इस फोर्स का नाम F2 दे दिए, लाइक Fn दे दिए, सब वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन के साथ है। तो आपके पास F नेट कितना लगेगा, किसके ऊपर, ऑन Q, ऑन गिवन चार्ज, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, that is principle of conservation of force, principle of superposition of force का हो गया। क्या कहता है इसके बारे में आप देख लेंगे, मान लीजिए कभी एग्जाम में पूछा तो क्या हो जाएगा, द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन गिवन चार्ज इज vector sum of all forces acting assuming acting separately, मतलब किसी एक दूसरे से कोई जैसे ये इसको इंटरफेयर नहीं कर रहा है, ये इसको इंटरफेयर कर रहा है, और तब की बात हम कह रहे हैं। हाँ, यहां पर ये डिस्टेंस दिया रहेगा R1 R2 वेक्टर फॉर्म में, आप सबको निकाल लीजिएगा और यहां पर वैल्यू पुट कर लीजिएगा। तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका हम लोग ज्वलंत एग्जाम्पल देखते हैं, आप जरा इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, बेहतर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेहतर, जहां पर मल्टीपल चार्जेज आर प्रेजेंट हैं और किसी एक गिवन चार्ज पर आपका फोर्स पूछ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर दिस केस, इट इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, मान लिया जाए कि सभी की साइड्स बराबर है, इट इज ए Q0, ये Q1 एंड इट इज ए Q2। अब आपसे पूछेगा कि व्हाट इज ए फोर्स एक्टिंग ऑन Q0, और इसे आप मान लीजिए निगेटिव ले लीजिए, आप इसे पॉजिटिव ले लीजिए और इसे भी पॉजिटिव। आपसे क्या पूछा, व्हाट इज फोर्स ऑन Q0, किसके कारण, ड्यू टू गिवन चार्जेस, अब जितने चार्ज हैं उन सब के कारण है। तो इस क्वेश्चन में गिवन चार्जेस की जगह पर कितना है, 2 चार्जेस है। क्या लगेगा, आप यहां पर आइए, इसको फिक्स करो पहले और इसको भी फिक्स करो और इसको फ्री करके ट्रीट करो। तो इसके ऊपर क्या करेगा, निगेटिव है, इसको इधर खींच लेगा, बेहतर। तो ये फोर्स का नाम F1 दे दो, ये पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, इसको उधर ठेल देगा, तो ये हो गया F2। तो 2 फोर्स आपके पास आ गए, F1 और F2। व्हाट इज द F नेट, जैसा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बताया, F1 प्लस F2, दैट इज आंसर, वेक्टर सम। लेकिन F1 और F2 का वेक्टर समेशन निकालिए, F1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप इंडिविजुअल चले जाओ, बहुत सिंपल। F1 की वैल्यू आप जानते हो 145 दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कांस्टेंट K, 145 प्रोडक्ट ऑफ द 2 चार्जेस Q1 एंड Q0। क्या साइन देंगे, आप जरा फिर से सोचो, क्या यहां पर साइन दे चार्ज का, यहां पर तो -Q1 दिया हुआ, लेकिन यहां नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं, उसी बेसिस पर तो मैंने डायरेक्शन ले चुका, तो आप दोबारा साइन देंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, हो गया, डिस्टेंस कितना है, a² हो गया, और ये खींचा जा रहा है, इस साइड जा रहा है। व्हाट इज अबाउट F2, दैट इज अगेन 145 ये हो जाएगा Q2 और ये Q0 हो जाएगा, और डिस्टेंस तो खैर वही है, a² हो जाएगा। दीज 2 आर फोर्सेस। व्हाट इज द एंगल बिटवीन दो, ये सभी एंगल कितना है, 60, ये भी 60 और ये भी 60, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये लाइन एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 120, चूंकि 180 होना था इसलिए 120 हो गया। नाउ व्हाट इज द नेट फोर्स, अगर आपको इसकी नेट फोर्स कहा जाएगा तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos 120 डिग्री। F1 F2 की वैल्यूज मालूम है, आप इसको निकाल लीजिएगा, दैट इज द मैग्नीट्यूड। लेकिन एक और भी मेथड आता है, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट्स मेथड है, जरा इसको भी देख लीजिए। मेथड से तो F निकल गया, एक क्या कीजिएगा, इसको आप बीच में डाइवर्ट कर ऐसे कर दिए, बाइफरकेट कर दीजिए। अब इसकी कंपोनेंट ले लिए, F1 का इस साइड कंपोनेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों को अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो 60 एंड 60 डिग्री हो जाएगा ये। अब चलिए इस फोर्स का जरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में निकालिए, कितना हो गया, F1 cos 60 डिग्री।
इसकी भी निकालेंगे, इस डायरेक्शन का कितना हो जाएगा F2 cos 60 डिग्री। और अगर इस दोनों फोर्स का इस डायरेक्शन में निकालेंगे तो F2 sin 60 डिग्री, और इधर क्या हो जाएगा F2 sin, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए रिजल्टेंट कितना बचेगा, ये फोर्स हो जाएगा। तो व्हाट इज द F रिजल्टेंट, बोलो कितना हो सकता है, सिंपल F2 और F1 का तो मैग्नीट्यूड बराबर है, आप वहां से देख सकते हो दोनों बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 2F cos 60। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F, वहां से उठा लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और ये चूंकि हमारे पास Q1 Q2 है और यहाँ पर Q0 है, F1 F2 की वैल्यूज थोड़ा सा अंतर आ गया यहाँ पर, दोनों सेम तो नहीं होगा, तो आप F1 F2 का दो मत करो, यहाँ थोड़ा सा अंतर ले लिए थे हमने, तो दोनों का तुम इसको जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा F1 cos 60 की वैल्यू हाफ हो जाएगा, ये भी F2 हो जाएगा और cos 60 की वैल्यू, दैट इज योर आंसर। ये वही आंसर आएगा जो यहाँ पर आया। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। एक क्वेश्चन और ट्राई करके आप देख लो, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, इससे पहले इसे डिलीट कर दो। बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके सामने। हाँ, थोड़ा सा वेक्टर का एप्लीकेशन करेंगे और आपको भी करता हुआ रहना है लगातार। सपोज कर लीजिए मैंने आपको एक स्क्वायर दिया ए, ये चार्ज भी प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, एंड लेट अस सपोज प्लस क्यू है, और यहां पर एक चार्ज है क्यू नॉट। ना आपसे पूछता है व्हाट इज द फोर्स ऑन क्यू नॉट। क्वेश्चन क्या है, स्पष्ट है, व्हाट इज फोर्स ऑन क्यू नॉट, इस पर फोर्स कितना लगेगा, कौन कौन से फोर्स लगाएंगे, बाकी जितने फोर्स बच रहे हैं, एक चार्ज यहां है, एक चार्ज यहां है, एक चार्ज यहां है। आप क्या करो, इन तीनों को फ्री कर दो और इस तीनों को फिक्स कर दो और इसको फ्री कर दो। बोलो इसको क्या करेगा, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, इसको ऊपर ठेल देगा, वेरी गुड। ये क्या है, इसको इधर कर देगा, ये भी बहुत अच्छा। और ये में क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा, ये करेगा। तो तीन डिफरेंस फोर्स हो गया, F1, दिस इज F2 एंड दिस इज द F3 फोर्स हो गया। F1 की वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा, आराम से निकालो F1 की वैल्यू, तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, जिसे कांस्टेंट K भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्ज Q और Q नॉट, और डिस्टेंस का स्क्वायर A का स्क्वायर, दिस इज पहला आ गया। नाउ व्हाट इज द F2 फोर्स, इससे ले लें, वो भी वही वैल्यू आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q और Q नॉट, और इन दोनों की डिस्टेंस भी A, तो A स्क्वायर आ गया। नाउ ये दोनों के बीच की क्या आ गई, ये डिस्टेंस लें पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये √2a हो जाएगा। व्हाट इज F3, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और ये Q नॉट, और डिस्टेंस √2a का स्क्वायर, दैट इज 2a स्क्वायर हो जाएगा। इन तीनों का वैल्यूज आपको लेना है, कैसे करेंगे, कंपोनेंट्स मेथड से लेंगे। बी केयरफुल, कैसे कंपोनेंट, आप देखो ये y पर है, अच्छी बात है, ये x पर है, अच्छी बात है। ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि ये 90 था, ये भी कितना हो गया 45 डिग्री। F3 का दो कंपोनेंट ले लो इस साइड, वो कितना हो जाएगा F3 cos 45 डिग्री। इस तरफ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा F3 का, F3 sin 45 डिग्री। अब आपको कंपोनेंट्स में कितना, ये वाला खत्म हो गया, तो एक दो इसका ले लेंगे, एक दो इसका ले लेंगे। इसलिए आप अब क्या करोगे, सबसे पहले सम ऑफ x कंपोनेंट निकाल लो, मैं टिक कर दिया मतलब आप निकाल लोगे। उसी तरह से सम ऑफ y फोर्स का निकाल लो, मैंने टिक कर दिया, आप निकाल लोगे। क्या करना है, इस दोनों को जोड़ देंगे, अपोजिट साइड है तो घटा देंगे, ये दोनों भी अपोजिट है तो घटा देंगे। जिसमें ज़्यादा आएगा वो डायरेक्शन डोमिनेट करेगा। मान लो ये ज़्यादा आ गया तो इधर नेट जाएगा, अगर इधर ज़्यादा आ गया इस साइड जाएगा। वाई डायरेक्शन में अगर टॉप डोमिनेट किया तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ना व्हाट इज द एफ रिजल्टेंट, तो आपके पास दो वेक्टर में आ गया, तो आप क्या करोगे, समेसन एक्स का स्क्वायर करो, समेसन एफ वाई का स्क्वायर करो और अंडर रूट करो। ना व्हाट इज द डायरेक्शन, tan अल्फा क्या है, मान लो ये केस हो गया, आपको जरा ध्यान से समझाता हूं। एक फोर्स का x इधर आ गया और y इधर आ गया, सपोज कर लो ये केस बना, सपोज मैं कर रहा हूं ये दोनों केस बना, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ये ऐसे निकल जाएगा और ये अल्फा बनेगा। तो इसी tan अल्फा को लिए, tan अल्फा क्या लेंगे, तो समेसन एफ वाई लेंगे डिवाइडेड बाई समेसन एक्स, इसलिए अल्फा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, समेसन एफ वाई हो जाएगा, समेसन एफ एक्स हो जाएगा। अगर आपको किसी भी डाउट लगता है तो आप थोड़ा सा वेक्टर के कंपोनेंट्स को देख लेंगे। 11th की पार्ट है, जिस समय मैं 11th पढ़ा रहा हूँ उस समय मैं आपको इसकी डिटेल बता दूंगा। अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे इजीली समझ रहे होंगे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को आप ठीक से देखिए। फोर्स के ऊपर तीसरा क्वेश्चन आपके सामने। अब इसमें मैं दूंगा कि दो फोर्स हैं और दोनों दो चार्जेज हैं और दोनों फिक्स हैं। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। आपके पास दो चार्ज मैं शो करता हूं, अब ध्यान से देखो। लेट अस सपोज इट इज अ -q कूलम, माइनस चार्ज है, एंड देयर इज ए +2 कूलम, और इसे लाइंस दोनों को ज्वाइन कर दिया। एंड लेट अस सपोज दे आर सेपरेटेड बाय ए d डिस्टेंस।
ये डी डिस्टेंस। तो क्या क्या दिया हुआ है, एक ये चार्ज दिया हुआ है, एक ये चार्ज, दोनों दिया हुआ है और डी डिस्टेंस दिया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि वेयर, कहां, शुड वी कीप थर्ड चार्ज, थर्ड में भी पॉजिटिव क्यू नॉट, सो दैट Q नॉट इज एट इक्विलिब्रियम। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा हट के है। वर्ड इक्विलिब्रियम मतलब कहता है कि दोनों के बीच में अगर हम कोई पॉजिटिव Q नॉट चार्ज को रखें तो कहां पर रखें जो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। मतलब इस लाइन ज्वाइनिंग में कहां पर रखें कि इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। आपके लिए आंसर आता है, ध्यान से सीखो। पहली बात है कि दोनों के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, आप यहां पर कहीं पर भी रखो, ये निगेटिव है अपनी तरफ खींच लेगा, ये पॉजिटिव है दूर करेगा। मतलब अगर यहां पर उस चार्ज को रखा जाए तो क्या स्थिति बनता है, दोनों इधर ही खींच लेगा, तो कभी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज लगना चाहिए, और ये तो दोनों चार्ज एक ही दिशा में लग रहा है, इसलिए तो कभी इक्विलिब्रियम होगा नहीं। अब क्या करो, एक पॉइंट यहां पर ले लो। उस स्थिति में क्या होगा, अगर Q नॉट को यहां पर रखो तो क्या होगा, गेस करो। ये वाला इसको इधर खींचेगा, बढ़िया बात है, और वो पॉजिटिव इधर खींचेगा, तो मे बी एट इक्विलिब्रियम। हम ये कह सकते हैं कि ये मे बी एट इक्विलिब्रियम। एक जगह और चेक करो, अगर हम इस जगह रखें तो क्या होगा, Q नॉट को ये उसको दूर करेगा, ये इसको अपनी ओर खींचेगा, तो मे बी एट इक्विलिब्रियम। तो क्या हम ये कहें कि दोनों जगह इक्विलिब्रियम में हो सकता है? आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, ये ध्यान से देखिए। इसकी मैग्नीट्यूड कम है, तो जिसकी मैग्नीट्यूड कम होता है उसके करीब होना चाहिए, और जिसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है उससे दूर होना चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड के कारण वो डोमिनेट करेगा तो डिस्टेंस के कारण डिक्रीज होगा। यहाँ मैग्नीट्यूड के कारण वो कम डोमिनेट नहीं करेगा, कमेगा, तो नज़दीकी होने के कारण बढ़ जाएगा। तो दोनों मिला के यहाँ पर एक पॉइंट हो सकता है। अब ये पूछ रहा है कितने डिस्टेंस पर होना चाहिए, तो यू जस्ट गेट एन आइडिया। लेट अस सपोज दिस इज एन एक्स डिस्टेंस। तो अब क्या करेंगे, इसके और इसके बीच का नेट फोर्स निकाल लो। तो वो फोर्स कितना हो जाएगा, दैट इज 1457 को K ले लो, तो K Q नॉट Q, इसका हमने Q लिया, और डिस्टेंस कितना हो गया, x का स्क्वायर। दूसरा क्या करोगे, यहां से लेके इसकी तक का फोर्स ले लो। ये फोर्स इसको किधर खींचेगा, इधर खींचेगा। ये ये वाला फोर्स इसको इधर खींचेगा, और ये वाला इसको इस साइड खींचेगा। तो ये वाला फोर्स तो अट्रैक्टिव फोर्स है, दिस इज अट्रैक्टिव। अब जरा रिपल्सिव के बारे में बात करो, दूर वाले फोर्स की बात करो तो कितना हो जाएगा, K कांस्टेंट है, इसकी चार्ज कितना है 2Q नॉट है, इसकी चार्ज कितना है Q नॉट है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है D प्लस एक्स का स्क्वायर। अब क्या होगा, फॉर इक्विलिब्रियम का केस क्या होगा, ये दोनों को बराबर होना पड़ेगा तभी इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या क्या आ जाएगा, K 2Q Q नॉट डिवाइडेड बाई D प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये इस साइड से भी कर लो, K Q नॉट Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर फॉर इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम के केस के लिए इसे ऐसा ही होना पड़ेगा। कुछ कैंसिल होगा, झट से कैंसिल करो, K से K कटा, Q नॉट से Q नॉट कटा, Q से Q कटा, बच क्या गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 2x स्क्वायर D प्लस एक्स का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो √2k इक्वल टू D प्लस एक्स हो गया। इसलिए इसमें से कॉमन ले लो, x को कॉमन ले लिए तो √2 - 1 इक्वल टू D हो गया। इसलिए x का वैल्यू क्या हो गया, √2 - 1, दैट इज योर आंसर। तो इस डिस्टेंस पर, इस जगह पर, इसी लाइन पर रखेंगे तो ये जरूर न्यूट्रल या इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। प्रश्न ये उठता है कि क्या कोई और भी पोजीशन हो सकता है जहां पर ये चार्ज को हम लोग इक्विलिब्रियम में रखें, तो देयर इज ए नो चार्ज, नो पॉइंट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि किसी भी चीज को इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या कंडीशंस है, अगर दो फोर्स लग रहा है तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ टू फोर्सेस, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग 11th में ये पढ़ चुके होंगे, दे शुड बी इक्वल एंड अपोजिट, एक इधर और इधर। इसे F2 और इफ मान लें तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना पड़ेगा, F1 माइनस, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट में बराबर होना चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम में होगा। इसी का लॉजिक से हमने दोनों को इक्वेट किया गया। मतलब सारांश में कहा जाए कि यही एक पॉइंट है जहां पूरे स्पेस में, इस बोर्ड को अगर स्पेस मान लिया जाए तो पूरे बोर्ड के स्पेस में यही एक पॉइंट है जहां पर ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा ये फोकस है कि फोर्स को हम लोग कवर कर लें। अब इसके आगे जो आएगा वो हम लोग एक एक करके चलेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखें। कॉन्सेप्ट क्या बताएं इक्विलिब्रियम में, कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम का। अब यहां पर दो ही फोर्स लग रहा है तो इट मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। अब एक क्वेश्चन ले लीजिए, आप जरा सा देखिए, यहां पर ये एक प्लस क्यू चार्ज है और ये भी एक प्लस क्यू चार्ज है, बोथ आर इक्वल
एंड दे आर सेपरेटेड बाय d डिस्टेंस। और ये क्या है, फ्री है, और ये भी क्या है, फ्री है। अब आपसे पूछता है कि कहां पर आपको एक थर्ड चार्ज को रखे, बीच में रखना दोनों के। थर्ड चार्ज को, ये Q है, कहां पर रखें ताकि ये इक्विलिब्रियम में रह सके। तो क्वेश्चन में क्या है, ये गिवन है, ये चार्ज गिवन है, आपसे क्या पूछ रहा है, वेयर, कहां पर, शुड वी कीप Q so that system is at equilibrium, system at equilibrium का मतलब है कि सब के सब फ्री है, लेकिन सब के सब रेस्ट में भी है। इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया मोशन में नहीं आना भी है, लेकिन सबको फ्री छोड़ देंगे तो क्या होगा, आप जरा सा ध्यान से देखिए। अगर ये पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं हम लोग, तो इसको क्या करेगा, इधर करेगा, और ये भी इसको इधर करेगा। निगेटिव मान लें तब भी क्या करेगा, ये इसको इधर करेगा, इधर करेगा। और अगर दोनों के बीचों बीच रख दें तब क्या होगा, ये अपनी जगह पर हो गया। तो ये भैया ये चार्ज तो बैलेंस हो गया। क्या ये बैलेंस होगा, जरा इसको चेक कीजिए तो कैसे होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो क्या करेगा, इसको तो इधर ठेल देगा, और ये भी पॉजिटिव है तो इसको क्या करेगा, इधर ठेल देगा। तब तो ये बैलेंस में नहीं हुआ। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, इसको निगेटिव मान लेते हैं। तो क्या इसकी निगेटिव से ये बैलेंस हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, दोनों अपनी जगह पर बीच में है, बैलेंस हो गया। अब इसको बैलेंस में रखना, इसका नाम दे दीजिए A, इसका नाम दे दीजिए B, और इसको दे दीजिए C, और दोनों के बीच का डिस्टेंस d/2 है। फॉर A टू बी एट इक्विलिब्रियम, A को इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या होना चाहिए। अरे भाई, इस पर जितना भी फोर्स लगेगा उसका समेशन 0 होना चाहिए। तो ये वाला क्या करेगा, इसको इधर खींचेगा, लेट अस कॉल F1, और ये पॉजिटिव इसको किधर करेगा, इधर करेगा, लेट अस F2। अब एक इक्विलिब्रियम में कब होगा, फॉर A टू बी एट इक्विलिब्रियम, क्या कंडीशन बनेगा, बहुत सिंपल सी बात है, दोनों का लगने वाला फोर्स F1 मस्ट बी इक्वल टू F2। वेरी सिंपल। नाउ व्हाट इज F1, चलो इस F1 को ले लो, इसके और इसके बीच में, तो एक कांस्टेंट K 1/4πε प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस Q इंटू Q, वेरी फाइन। उसके बाद डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना इन दोनों के बीच में आप देख सकते हो, D का स्क्वायर ले लेंगे तो D और 4 ऊपर चला जाएगा, d²/4, तो 4 ऊपर चला गया। इसके और इसके बीच में कितना लगेगा, तो एक बार Q, इसकी भी वैल्यू Q, और इसको इसके बीच में ले रहे हैं, हाँ, तो 2 बार Q आ जाएगा, Q इंटू Q, और डिस्टेंस है दोनों का D² हो जाएगा। इसमें सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा, ये d² कट जाएगा, ये K से K कट जाएगा, ये Q से Q कट जाएगा। सो स्मॉल q का वैल्यू कितना आना चाहिए, Q/4। लेकिन ये पहले ही से चार्ज को निगेटिव मान लिया, इसलिए कितना आना चाहिए, निगेटिव। तो दैट इज योर आंसर। मतलब क्या हो गया, अब क्या होगा, ये अपनी जगह पर हो जाए, और जो ये चीज़ है वही तो ये भी चीज़ है, इसका मतलब ये भी अपनी जगह पर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सिमेट्री केस है। इसका मतलब हो गया कि तीनों चार्ज को अगर हम इस जगह पर छोड़ दें तो दे विल बी एट इक्विलिब्रियम और एट रेस्ट पोजीशन, नन ऑफ देम विल बी मूविंग। वेरी सिंपल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरा इसे यूं गौर कर लीजिए कि आपके पास एक बड़ा सा चार्ज है, लेट अस सपोज कैपिटल Q चार्ज है, और कहता है कि उन दोनों को डिवाइड करना है और दोनों को कहीं पर रखना भी है, सो दैट दे एक्सर्ट द मैक्सिमम फोर्स। क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को देखिए। Q ये चार्ज है, इज टू बी डिवाइडेड into 2 parts so that they exert maximum force. Between them. आंसर। अब मान लीजिए Q चार्ज है, उसको आप तोड़ दीजिए, एक पार्ट हो गया स्मॉल q, तो बचा हुआ चार्ज कितना हो जाएगा, लेट Q इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल Q, इसका पार्ट है, तो रिमेनिंग चार्ज कितना हो गया, ये रिमेनिंग आप आसानी से समझ रहे होंगे, कैपिटल Q माइनस Q, चूंकि Q निकल गया और दूसरा पार्ट कितना हो गया, ये हमने कहा Q चार्ज हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो गया, कैपिटल Q। एंड लेट अस सपोज इट इज एट ए डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस ले लो D। अब इसके वैल्यूज को निकालना है, Q का कितना वैल्यू दें कि फोर्स मैक्सिमम आ जाएगा। पहले तो आप फोर्स निकाल लो, व्हाट इज फोर्स, K 1/4πε की जगह पर K कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्ज
Q minus Q into Q and the distance का स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन. इसको हम लोग फोर्स को कर लो, K और D स्क्वायर को बाहर ले लो और इसमें क्या लिख सकते हैं, Q इंटू Q माइनस Q स्क्वायर. आई कॉल इक्वेशन 1 इसको नाम दे दी. अब आइए, फॉर F टू बी मैक्सिमम, ये फोर्स क्या है, ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है. तो ये वैल्यू में क्या है, Q वेरिएबल है. तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, फॉर F टू बी एट मैक्सिमम वैल्यू. मैक्सिमम और मिनिमम से संबंधित है, मैक्सिमम. इसको क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फोर्स. किसके साथ में, किससे डिफरेंशिएट करेंगे, वेरिएबल. कौन सा वेरिएबल है, Q. विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चार्ज Q एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0. क्यों 0 होगा, कोई भी चीज मैक्सिमम होगा तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी भी वेरिएबल से 0 हो जाएगा. तो उसको डिफरेंशिएट कीजिए. ये पार्ट तो कांस्टेंट है तो उसको छोड़ दीजिए. किसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, Q इंटू Q माइनस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी क्यू. ऑफकोर्स डी क्यू से इसको डिफरेंशिएट करेंगे और आपको 0 भी होना है. चलिए डिफरेंशिएट करें, क्या हो जाएगा इसका, ये पार्ट Q हो जाएगा. दिस इज 2Q एंड दिस इज इक्वल टू 0. सो Q इज इक्वल टू Q बाई 2. तो आंसर क्या आ गया कि किसी भी चार्ज को दो इक्वल पार्ट में अगर तोड़ दिया जाएगा तभी उन दोनों पर सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा. और वह फोर्स कितना होगा, इस Q की वैल्यूज को इसमें पुट कर दीजिए एंड दैट इज आपका आंसर आ जाएगा फॉर द गिवन डिस्टेंस के लिए. क्या मतलब हो जाएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा. तो इसके लिए क्या करना है, इसकी वैल्यूज को उठाइए और यहाँ पर पुट कर दीजिए दोनों जगह पर, तो वो आपका मैक्सिमम फोर्स आ जाएगा फॉर द गिवन डिस्टेंस टी आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम लोग लास्ट क्वेश्चन कहेंगे इस चैप्टर के लिए, फोर्स पार्ट के लिए. उस फोर्स को जरा बढ़िया से समझिए. और ये क्वेश्चन IIT JEE के उन समय आया था जबकि एग्जाम, पहले के समय की बात है जबकि एग्जाम मेंस नहीं हुआ करता था, डायरेक्ट IIT JEE के क्वेश्चन होते, तो उस समय का ये क्वेश्चन है. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए. क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ के बता देता हूँ, समझा भी देता हूँ. कहता है कि दो चार्ज को एक स्ट्रिंग से लपेट के ऐसे लटकाया गया. देखो ध्यान से, दो पॉजिटिव चार्ज है, सेम नेचर का है, और ये एक लेंथ है L और ये भी लेंथ है L. इसके ऊपर चार्ज क्या है, Q, और ये नाम Q. सेम लेंथ सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, यहां से लटका दिया गया कॉमन पॉइंट. अब चूंकि दोनों के ऊपर सेम चार्ज है तो एक फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन. तो ये फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है. उसके बाद क्या हुआ, इसकी मास दिया हुआ है m इक्वल टू मास ऑफ बॉल, ये दिया हुआ है. नीचे की ओर लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा होगा, mg. इसकी डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ बॉल, ध्यान देना, दैट इज इक्वल टू रो. यहां भी इसका सेम कंडीशंस हो गया, ग्रेविटी फोर्स mg लग रहा होगा और ये F कौन सा फोर्स लग रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स है, ये दिया हुआ है. तो इसमें कहता है कि अगर इस, हाँ एक बात और भी दिया हुआ है, ये भी उस कंडीशन में दिया हुआ है कि लेट अस सपोज एट एनी टाइम इट मेक्स एन एंगल थीटा. तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि टू बॉल्स विथ पॉजिटिव चार्ज आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट हैविंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ईच L, मास दोनों बॉब का m है. ड्यू टू द रिपल्सन दे आर एट ए पोजीशन, क्या पोजीशन है, दे आर सेपरेटेड बाय थीटा एंड थीटा एंगल. ये क्वेश्चन दिया हुआ है, m इज द मास. अब क्या कहता है कि द सेम सिस्टम, अब क्या कहता है, व्हेन सेम सिस्टम इज immersed in a liquid, IMMERSED, immersed in a liquid of density sigma, then find the value of dielectric constant K of liquid so that angle remains same. As before. ये उसका हेडलाइंस है. तो पूरे प्रोसेस में क्वेश्चन क्या है कि भैया दो बॉल्स हैं, आपको उसके स्ट्रिंग से लटकाया गया, दोनों पर सेम चार्ज है, लेंथ सेम है, मास सेम है, दोनों एक दूसरे पर थीटा थीटा एंगल बनाते हैं. अब कहता है इसको पानी में डुबा दो या कोई लिक्विड में डुबा दो जिसकी आपके पास डेंसिटी क्या है, आप ये देख सकते हैं सिग्मा है. बॉल का डेंसिटी क्या है, दैट इज कॉल्ड रो. इस बॉल का डेंसिटी क्या ले लेंगे, यहाँ पर रो दिया हुआ, डेंसिटी ऑफ बॉल इज इक्वल टू रो. अब कहता है कि दोनों में जब डुबाया जाता है तो एंगल थीटा रह जाता है. तो ये बताइए कि जब इसको डुबाया गया तब उस समय उसका के का वैल्यू क्या था.
ताकि एंगल थीटा हो गया। तो पहला बार फोर्स में लगाइए यहाँ पर, ये थीटा है तो ये भी एंगल कितना बन जाएगा आपको, ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा बन जाएगा। लेट अस सपोज टेंशन इज टी, तो अब फॉर्मूला लिखिए, लामीज थ्योरम का प्रयोग कीजिए, यहाँ पर सबसे इजी हो जाएगा। तो पहला क्या ले लीजिए एफ, दूसरा क्या ले लीजिए एम जी, टेंशन को छोड़ दीजिए, एफ और एम जी पर ही बनाइए। एफ जब लेते हैं तो बताइए ये एंगल कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस थीटा। तो आपको साइन के साथ लामीज थ्योरम, ये हम लोग कौन सा थ्योरम यूज कर रहे हैं, लामीज थ्योरम है। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन में 11th में बताएंगे, आप मेरा देखते रहिएगा, वहाँ समझ में आ जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस थीटा। एम जी को जब लेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। ये कब की बात है, वैक्यूम की सेंस है। इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो बच्चे लोग, तो क्या हो जाएगा, एफ साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, एंड एम जी साइन 180 90 माइनस थीटा, दैट इज कॉस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन ऑल साइन पॉजिटिव ही होता है, इसलिए कॉस थीटा पॉजिटिव। दिस इज इक्वेशन 1। अब बच्चे लोग क्या हुआ, इसको जैसे कि फ्लूइड में डुबा दिए, तो व्हेन इट इज सबमर्ज्ड इन ए फ्लूइड, व्हेन बॉल इज सबमर्ज्ड इन फ्लूइड ऑफ डेंसिटी सिग्मा, तो बताइए तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब इसके ऊपर दो फोर्स लगने लगेगा, कौन कौन सा लगेगा जरा से यहां पर देखिए। एक तो इसका mg तो लगेगा ही, और दूसरा क्या लगेगा, F बॉयंसी लगेगा। mg का वैल्यू कैसे ले सकते हैं, मास तो आपको दिया नहीं है, तो मास के लिए आप क्या कीजिएगा, इसको आप उसके साइज के टर्म में लिखिए। तो मास के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी किसका, इस बॉल का डेंसिटी कितना है, v, और ये क्या हो जाएगा, मास के जगह पर इंटू जी, तो v रो जी हो गया। एफ बी कितना हो जाएगा, अगर बॉयंसी की बात कीजिए तो कोई बताएंगे हमें बॉयंसी, हाँ यस आप आराम से बता सकते हैं। बॉयंसी फोर्स भी कितना हो जाएगा, v, हम लोग जानते हैं v रो जी होता है। यहाँ पर मास कितना हो गया, v इंटू जी, और इसके लिए क्या हो जाएगा, बॉयंसी फोर्स, जरा गेस कीजिए v। अब यहाँ पर किसका, फ्लूइड का डेंसिटी, वो तो सिग्मा है और जी रहेगा। क्या फर्क पड़ गया, दोनों के डेंसिटी में अदरवाइज सेम है। ग्रेविटी और बॉयंसी में कौन ज़्यादा है, mg इज ग्रेटर देन fb, तभी तो बॉल नीचे है, नहीं तो ये ऊपर की ओर उठ गया होता है। तो अब यहाँ पर जब इसको डुबा देंगे तो दो फोर्स लगने लगा, क्या लगने लगा, F बॉयंसी और mg भी लगने लगा। तो नया फोर्स क्या डेवलप हो जाएगा, एक नया फोर्स हो गया F डैश डिवाइडेड बाई, एंगल क्या है, सब वही रहेगा, एंगल नहीं चेंज किया। इस सवाल में क्या है, पहले ही लिखा हुआ है, एंगल नहीं चेंज किया, तो आप नहीं चेंज कीजिए एंगल, कितना बचेगा, साइन थीटा। यहाँ भी mg, m के जगह पर एक चीज़ लिख सकते हैं, mg इक्वल टू, इसको हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, m के जगह पर यहाँ से इसको अगर हम लोग हटा दें, अभी हटा दीजिए, वहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, v इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो यहाँ पर भी अब लिखिए, हम लोग दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। अब इसको जब डिफरेंस, यहाँ पर mg नहीं है, mg के जगह पर mg डैश हो जाएगा, नेट फोर्स आ गया, वो कितना हो जाएगा, mg के जगह पर v इंटू रो इंटू जी, और एक बायंसी फोर्स कितना लग रहा है, v इंटू रो, दैट इज सिग्मा इंटू जी, और डिवाइडेड बाई, यही फोर्स आ गया, डिवाइडेड बाई दोनों के बीच में कितना लगेगा, कॉस थीटा। हमने क्या किया, एक बार फिर से देख लीजिए। अरे भाई f के जगह पर f डैश कर दिया, वेरी सिंपल। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, वो तो एंगल उतना ही रहेगा, उतना ही रह गया। mg था वहाँ पर, केवल एक फोर्स था, अब क्या था, पानी में डुबा दिया, इसलिए बॉयंसी भी लगा, तो mg तो वही रह गया, बॉयंसी को नीचे लिख दिया, कॉस थीटा। अब आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, सिंपल, किसको किससे डिवाइड कर दिए, f को इससे डिवाइड कर दिए, तो क्या हो गया, f डिवाइडेड बाई f डैश, ये दोनों साइन साइन कट गया, इधर क्या बचेगा, कॉस कॉस कट जाएगा, ये वाला टर्म ऊपर आ जाएगा, v रो जी, और नीचे में क्या आ जाएगा, यही वाला पूरा आ जाएगा, v रो जी माइनस v सिग्मा जी। इसका मतलब f, ये हम लोग पहले से जानते हैं, f बाई एफ डैश इक्वल टू क्या होता है, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k, ये हम लोग पहले से जानते हैं। इसमें v कैंसिल हो जाएगा, g भी कैंसिल हो जाएगा, तो रो, और यहाँ पर बचेगा रो माइनस सिग्मा, तो दैट इज द आंसर। What is the value of a k? K equal to rho divided by rho minus sigma। एक बार फिर से समझ लीजिए पूरा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन बहुत इजी था। क्या था कि एक बॉल को, दो बॉल्स को लटकाया गया एक पॉइंट से, तो ये पोजीशन आता है, एंगल थीटा। इस सिस्टम को फ्लूइड में डाल दिए, फिर भी यही पोजीशंस रहता है। तो आपको बताना है कि के का वैल्यू क्या है, मतलब जिस पानी में या जिस फ्लूइड में आपने डुबाया था उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। तो इसमें प्रोसेस क्या रहेगा, हमने लामीज थ्योरम का फोर्स, लामीज थ्योरम क्या कहता है, जो फोर्स ले रहे हैं उसको फोर्स रखिए, अब एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, तो एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर, उस दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा।
ठीक है। mg लेते हैं तो ये फोर्स को हटा दीजिए, तो अब कितना हो गया 90 प्लस थीटा, ये भी ठीक। इसको सिंप्लीफाई किए, ये वैल्यू m के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बॉल कितना होगा, मास, तो मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, सब आ गया। जब पानी में डुबा दिए तो उस समय एफ डैश घट जाता है, के टाइम्स घटता है, बाद में देख लेंगे। एंगल वही है तो एंगल तो साइन थीटा रहेगा। एक बॉयंसी फोर्स बढ़ गया तो ये ग्रेविटी और ये वाला बॉयंसी उसको माइनस कर रहा है, इस दोनों को डिवाइड किए, के का वैल्यू आ गया। दैट इज सिंपल क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने आपको फोर्स आज पूरी कवर कर लिया। उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छी तरह से समझा हो। ये याद रखिएगा, आपको हर चीज हर एस्पेक्ट पर मैं समझाता चला जाऊंगा। कल की जो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपके पास आऊँगा, आप बेहतर ढंग से समझिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर वेरियस इंपॉर्टेंट सर्कमस्टांसेस। बहुत सारे एस्पेक्ट्स आएंगे और मैंने अपने अनुभव किया है, जितने भी जेई के क्वेश्चंस हैं या फिर यूँ कह लीजिए नीट के क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम शेयर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही ले जाता है। तो कल उस चीज़ को बहुत गौर से देखेंगे। तब तक आपका काम है रिवाइज कीजिए, लेकिन एक बात हमेशा देखिएगा, इस नोट्स को जो मैंने लिखाया है, मैंने अपने बोर्ड पर लिखा है, कृपया करके आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए और इस तरह से फाइनल नोट्स बन जाएगा। मेरा गारंटी है कि जब आप थ्योरी एक बार पढ़ लेते हैं, किसी भी तरह के क्वेश्चंस होंगे, किसी भी तरह के क्वेश्चन जेई मेंस के हों या नीट के हों या कोई भी एग्जाम ओलंपियाड वगैरह आप दे रहे हैं, निश्चित रूप से आप डोमिनेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए कॉन्सेप्ट। प्रॉब्लम डिफर कर सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट नेवर डिफर करेगा। टिल डेट के लिए हम आपको कहते हैं गुड नाइट, क्योंकि रात अब होने जा रहा है। मैं भी अपने काम पर जा रहा हूँ, आप भी अपने काम पर जाओ, लेकिन हाँ नेक्स्ट डे के लिए आप फिर से एक बार तैयार हो जाएगा। तब तक के लिए गुड लक, गुड डे।